नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मध्य प्रदेश सरकार बॉलीवुड के सुर सम्राट किशोर कुमार की जयंती को गौरव दिवस के रूप में जरूर मना रही है, लेकिन विडंबना की बात यह है कि जर्जर हो रहे उनके पुश्तैनी मकान को नया कलेवर देने किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पर्यटकों ने उनके पुश्तैनी मकान को स्मारक के रूप में संवारने की मांग शिवराज सहित मोदी सरकार से की है। पूरे देश भर में किशोर कुमार का जन्म दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने गायक किशोर की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। न केवल खंडवा अपितु प्रदेश भर में चहेतों ने किशोरदा को मधुर गीतों से पुष्पांजलि दी। कई पर्यटकों ने खंडवा में उनके पुश्तैनी मकान में पहुंचकर उनकी समाधि पर मत्था टेका। वहीं कभी भी भरभराकर धाराशाही हो जाने वाले पुश्तैनी मकान का मरम्मत कर स्मारक स्थल के नहीं सहजने पर दुख व्यक्त किया। आज किशोरदा का जन्मदिन है। हमारे खंडवा के लिए किशोरदा का जन्मदिन किसी भी त्यौहार से कम नहीं है। आज बहुत बड़ा त्यौहार है। वैसे तो हम बरसों से 4 अगस्त पर हम किशोरदा का जन्मदिन पे अनेकों आयोजन करते आए हैं, लेकिन इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन को किशोर कुमार के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। खंडवा में किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन उनके मकान की दशा देखकर लाखों की किशोर प्रेमियों का दिल टूट जाता है। किशोर कुमार का जहां बचपन बीता वह मकान कभी भी ढह सकता है। जब ये बात आती है ना, तो यकीनन हर कलाकार को भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है और खंडवा को भी दुख होता है कि खंडवा इतना प्यार करता है किशोरदा को, उनका जन्मदिन मनाता है, उनकी पुण्यतिथि मनाता है, उनकी समाधि बनाई, उनका स्मारक बनाया, गौरीकुंज हाल बनाया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था उनका मकान, उनका घर, जहाँ पर किशोरदा की किलकारी गूंजी थी, जहाँ पर वो नन्हे नन्हे कदमों से खेले थे, जहाँ पर वो पूजा करते थे, जहाँ पर रहकर ही वो अपने यार दोस्तों से मिला करते थे, जहाँ पर रहकर वो पढ़े लिखे थे, और वही ज़मीन, वही जगह, वही भवन आज भी है। लेकिन उसकी जर्जर अवस्था देखकर न केवल किशोरदा बल्कि यहाँ उनके चाहने वाले हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। किशोरदा का बंगला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पूरी तरह जर्जर हो चुका यह बंगला किसी भी दिन जमींदोज हो सकता है। लंबे समय से उनके मकान को धरोहर घोषित कर संग्रहालय बनाने की मांग की जा रही है। आज हम किशोरदा के इस पुश्तैनी मकान पर खड़े हैं, जिसे संगीत के और किशोर प्रेमियों द्वारा इसे मंदिर कहा जाता है, क्योंकि किशोरदा को अपने आप में भगवान मानते हैं। ऐसे कलाकारों की और संगीत प्रेमियों की, पूरे देश भर के संगीत प्रेमी के या किशोर प्रेमियों की इच्छा है कि ये जो किशोरदा का जो पुश्तैनी मकान है उसको सरकार अधिग्रहण करे और यह एक भव्य स्मारक के रूप में एक भव्य मंदिर उनका किशोरदा का बनाए, ताकि उनकी पूरी स्मृतियों को यहाँ पे सजो के रखा जा सके। ऐसी मांग पूरे खंडवा से ही नहीं, पूरे देश से, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, वाराणसी, दिल्ली, सब तरफ से उठ रही है। गौरव दिवस पर किशोर के गीत पूरे शहर में गूंज रहे हैं। उनकी जन्मस्थली की बदहाली प्रशंसकों को खल रही है। मुझे याद है कि एक बहुत अच्छी बात है कि एक चाचा थे जो कि ये पहले चूड़ियाँ बेचते थे एक पेटियों के अंदर लेके। वो चाचा कभी कभी मेरी होटल थी, होटल पे आके बताते थे कि किशोर मेरे साथ में पढ़ा है, और किशोर के चक्कर में हम नहीं पढ़ पाए। उसका कारण क्या था कि हमारे को जब न्यू स्कूल की खुदी थी तो हमको अंदर ले आता था, खूब डांस करता था, खूब करता था, और स्कूल के पीरियड हम छूट जाते थे उसके चक्कर में। उसके बाद एक बार क्या हुआ, जब किशोरदा का कार्यक्रम आया तो वो चाचा जो बहुत ही गरीब टाइप के थे, तो उन्होंने सुना कि यार तपड़िया गार्डन में किशोरदा का कार्यक्रम है, तो उन्होंने सोचा कि चलो चिलम लगी है, मेरे दोस्त की आवाज़ सुन के मैं खुश हो जाऊँगा। पर किशोर कुमार उनसे पहले मिल चुके थे तो उनको पहचान गए कि ये मेरा दोस्त खड़ा है, ये अंदर नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर गए, मंच के ऊपर 4 पुलिस वालों को लेके आए और बोले कि इस व्यक्ति को पकड़ लो। अब वो पकड़े तो वो चाचा की स्थिति बड़ी दयनीय थी, फटे पजामे, कुर्ते, पान के दाग लगे हुए। वो चाचा को लेकर मंच पे, और एसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी जितने आए थे, किशोरदा को उनसे कोई मतलब नहीं मंच से, केवल अपने मित्र मंडल भला और अपनी मस्ती में मस्त होकर उनके साथ खूब डांस किए, खूब नाचे। ऐसे हमारे किशोरदा थे। किशोर कुमार ने कॉलेज की कई यादों को अपने गानों में सहेजा है। फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत 5 रुपए 12 आना भी किशोर की कॉलेज की यादों से जुड़ा है। किशोर कुमार को खंडवा में लालाजी के यहाँ की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। किशोर कुमार खंडवा आते तो अपने दोस्तों के साथ लालाजी की दूध जलेबी खाने जरूर जाते। यही नहीं, वह अक्सर मुंबई में भी अपने दोस्तों से कहते कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में ही बस जाएंगे। किशोर कुमार जी का जैसे सभी को पता है कि हर वर्ष किशोर कुमार का जन्मदिन खंडवा में एक उत्साह की तरह रहता है। हर कोई उनका जन्मदिन एक महोत्सव के रूप में मनाता है, और उन्हें उनके बर्थडे वाले दिन समाधि स्थल पे जाके लोग दूध जलेबी का भोग लगाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और किशोर प्रेमी
हर जगह से किशोर प्रेमी खंडवा आते हैं और उन्हें दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। दुकान से किशोर कुमार जी का यह कनेक्शन है कि मतलब जब भी वो दादाजी के हाथ की दूध जलेबी खाया करते थे और जलेबी खाने के बाद वो मतलब इतने मजाकी टाइप के थे कि खा के बोलते थे कि बाकी रहेगा 200 ग्राम जलेबी। वो बहुत सारे गाने बना देते थे वो, और हमेशा यहीं की जलेबी खाया करते थे और कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे। और हमेशा उन्होंने हर इंटरव्यू में अपने खंडवा का और इस दुकान का जिक्र किया है। वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने निर्णय लिया कि वह फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। लेकिन अब खंडवा में किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान जिसमें वह बस जाना चाहते थे वह जर्जर हालत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किशोर का गीत गाकर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के गाकर रविंद्र भवन का नाम बदलकर किशोर भवन करने घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पहली बार खंडवा में गौरव दिवस मनाया गया। पिछले 42 सालों से उनके घर की देखभाल करने वाले चौकीदार सीताराम की माने तो 1987 में किशोर कुमार आखिरी बार खंडवा आए थे और उन्होंने उनसे अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करने को कहा था ताकि इस बार मुंबई में नहीं खंडवा में दीपावली मनाई जा सके। का ही बंगला है और साहब को इस बंगले से बड़ा प्यार था। 3-4 साल में एक चक्कर आते थे यहाँ पे, 3-4 रोज रहते थे, दोस्त वगैरह को मिलना करना और चले जाते थे। आखिरी में 87 में आए थे और बोले अब सब गाना बजाना बंद कर दिया है, अब कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन खंडवे में रहेंगे, खंडवे का मकान भी अच्छा बनवाएंगे। इतना बोल के गए, मकान को अच्छा बनवाएंगे और कुछ दिन यहीं रहेंगे, कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, इतना बोला था उन्होंने और चले गए। ये 5 बजे तक सुबह 10 बजे तक। सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के गीतकार किशोर कुमार के जन्म दिवस को गौरव दिवस की शुरुआत बुधवार से हो गई है, लेकिन शुरुआती आयोजन में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बुधवार की सुबह गौरव दिवस पर जुम्बा डांस फिल्मी गानों की धुन पर हुआ। जिले के बड़े अधिकारी से लेकर स्कूली छात्र छात्राएं इस गाने पर खूब थिरके, लेकिन जुम्बा डांस में गायक मीका सिंह का गाना लड़की आंख मारे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखिए, किशोर कुमार के नाम पर यह सब कुछ चल रहा है और किशोर कुमार खंडवा नहीं हमारे पूरे देश के गौरव है। और गौरव दिवस पर किशोर कुमार के नाम पर इस प्रकार की फूहड़ता अगर फैलाई जाएगी, वो भी जवाबदार और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के गीत जिसमें कि बालक और बालिकाएं नाच रही है और इस प्रकार की फूहड़ता फैलाई जा रही है, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। ये नहीं होना चाहिए और आगे भी इस प्रकार किशोर कुमार गौरव दिवस मनाया जाएगा आगे आने वाले समय में भी। आज ही अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो आगे आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। खंडवा के लिए यह संदेश ठीक नहीं है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। परिषद के पदाधिकारी ने अश्लील गाने बजाए जाने वाले और उस पर नाचने वाले अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। शहर के मुख्य बाजार में नगर निगम चौराहे पे डांस करवाया जा रहा है। हमारे पास प्रति कापी है। कलेक्टर कार्यालय से आदेश निकला है स्कूलों के नाम से कि फलाना स्कूल के 300 छात्र सुबह 7:30 बजे उपस्थित होना, फलाना स्कूल कलेक्टर ऐसे ही कराना था। तो प्रत्येक खंडवा में कम से कम 300 अधिकारी तो उनसे कराया जाता सर। छात्र छात्राओं को उसमें क्या सम्मिलित किया गया और क्यों किया गया सर? नहीं सर, आप इसका हमें पहले जवाब तो दीजिए सर। ये इस प्रकार की जो शहर का गौरव दिवस है जी, शहर के सम्माननीय जो भी शहर के वासी थे सभी लोग सर, हम सर को बोलने दो। हाँ सर, इसमें थे ना शहर का सम्मानित नागरिक कौन था? आप सुन तो लो। देखो क्या हुआ था, खंडवा का गौरव दिवस तय हुआ था, उसमें सभी लोग उपस्थित थे और तय किया गया कि किस तरीके से खंडवा को गौरव दिवस मनाया। खंडवा के सम्मान में जमीन अतिक्रमण के नाम पर बहिष्कृत परिवार को सहयोग देना अन्य 12 परिवारों को महंगा पड़ गया। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के जरहाटोला के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गांव के दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देश में आज जहां आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं राजनांदगांव जिले का जरहा गांव आज भी पुरातन काल में जी रहा है। गांव के दबंगों द्वारा आज भी सामाजिक बहिष्कार जैसे पुराने परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है।
आवासीय भूमि का आवंटन होने के बाद दबंग लोग राजकुमार के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। यही नहीं, बहिष्कृत परिवार को साथ देने पर अन्य 12 परिवारों का भी बहिष्कार कर दिया गया है। गांव में पौनी पसारी बंद करने के कारण बहिष्कृत परिवारों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है। सर, ये ग्राम जरहाटोला का मामला है। ग्राम पंचायत रंगे का ठरकासित ग्राम जरहाटोला का मामला है, चिल्हाटी थाना से। एक व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया गया था पूर्ण रूप से, राजकुमार को, है ना। अतिक्रमण उसके घर में जो बनाया है उसके प्रति मुद्दा उठाकर, तो मेन मकसद ये है कि हम लोग उसके प्रति, उसके सत्य के प्रति हम लोग उसके पक्ष में बोलने लगे 2-4 घर के प्रति। उसके बाद जितने साहू घर है 12 घर, उसके साथ 13 घर हो गया, तो उसके प्रति बोलते हो तुम लोग करके। गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-4 व्यक्ति, नहीं गांव के जो मुख्य गांव को चला रहे हैं, जो पटेल होते हैं, उसके साथ जैसे ग्राम पटेल सगुन सिंह उंडरेक द्वारा कर रहे, छदत सिंह है, ऐसे 2-4 अन्य और लोग हैं। दबंग परिवार है और वो उसी का सिक्का चलता है गांव में, जो है ना, उसी का सिक्का चलता है। हाँ, और यहाँ तक कि बोलते हैं कि हमारा एसपी क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, इतना पावर है। हो सकता है कि यह बात वास्तविक हो, इनका पहुँच एसपी से बढ़ के हो, कलेक्टर से बढ़ के हो, मुख्यमंत्री से बढ़ के हो, या उसको सपोर्ट कर रहे हो, है नहीं। तो ऐसे करके 13 घरों को और पूर्ण बहिष्कृत कर दिया गया है। पूर्व में हम लोग 3 मई 5 मई को हम लोग आवेदन किए थे। जैसे चिल्हाटी थाना है, एसडीओ अम्बागढ़ चौकी है और एसपी राजनांदगांव को आवेदन दिए थे। उस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, इसलिए हम पूरे 13 घर के सभी सदस्य आके फिर मतलब पुनः आवेदन दे रहे हैं इस मामले का सुनवाई करके। मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है ये है कि मतलब पूरे 13 परिवारों को, हाँ, साहू परिवारों को पूरा मतलब बहिष्कृत कर दिया गया गांव से। नहीं उसमें कोई चीज़ बनी, खेत वेत में आना जाना और किसी से बात करना, ये भी मना कर दिया। पहले शिकायत किए 4-5 जुलाई को, तो बोले कि कार्रवाई होगा, आप धैर्य रखें। तो हम लोग आज 3 महीने हो गए, धैर्य रखें, देखें आज कार्रवाई होगा, कल कार्रवाई होगा, तो अब तक कुछ नहीं हुआ। एसडीओपी साहब भी बोले कि हम तुम्हारे गांव में कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ऐसे करके आज 3 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुए। और वो लोग हुड़दंग लोग आज भी मतलब ये मचा रहे हैं अपने आप में, वो सोच रहे हैं कि हम बाहुबली हैं। ये अभी आकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है, चिल्हाटी थाना क्षेत्र के थे और 13 परिवारों का कहना है कि उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया है। तो इस संबंध में उनका जो भी आवेदन है वो प्राप्त किया गया है और संबंधित राजपत्रित अधिकारी को इसमें भेज करके इसकी जांच कराई जाएगी। बेमेतरा जिला के खाद्य विभाग ने 17 मिलरों को समय पर चावल जमा नहीं करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद मिलर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर से मुलाकात की। खाद्य विभाग ने मिलरों को प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन चावल जमा करने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा जिला के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने चावल जमा नहीं किए जाने की शिकायत आने पर खाद्य और अन्य विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में खाद्य विभाग के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि मिलरों ने लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा नहीं किया है। जिला खाद्य अधिकारी ने मिलरों को प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन चावल जमा करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल खाद्य विभाग ने चावल जमा करने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। भंडारण में जो एक गति होती है वो कुछ गति कम थी कुछ मिलर्स की, तो हमने 17 मिलर्स को नोटिस दिया है और इन ऑल जो है हमारा मात्र 24% शेष बचा हुआ है। और कल एक कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई राइस मिलर्स के साथ में, जिसमें एक सकारात्मक चर्चा हुई है और मिलर्स के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि समय सीमा के अंतर, बल्कि समय सीमा के पूर्व ही जो है हमारे उनका जो लक्ष्य दिया गया चावल को जमा करने का वो नॉन एफसीआई में पूर्ण कर देंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बने रहेगा। आप भी बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पेंड्रा में प्रयागराज से दुर्ग जाने वाली यात्री बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक सहित अन्य व्यक्तियों को चोट आई है। घटना में बस चालक बस की स्टीयरिंग में फंस गया, जिसे लगभग 2 घंटे के बाद निकाल लिया गया। पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत तड़के लगभग सुबह 4 बजे प्रयागराज से चलकर दुर्ग जाने वाली तिवारी ट्रेवल्स की यात्री बस और रायगढ़ से बुढ़ार जा रही ट्रक में जोड़ा तालाब गांव के पास आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बस को चला रहे महेश पटेल का पैर स्टीयरिंग में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही 112 स्टॉप मौके पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे बाद महेश पटेल को बस से बाहर निकाला गया। वहीं बस में बैठे एक और सहयोगी चालक दीपेंद्र द्विवेदी को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि बस का मुख्य चालक दीपेंद्र द्विवेदी था, पर बस को महेश पटेल चला रहा था। वहीं हादसे के वक्त बस में लगभग 20 से 25 यात्री सवार थे, जिन्हें हादसे में मामूली चोटें आई हैं। घटना में बस का केबिन का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना कैसे हो गई? घटना भगवान जाने, हम खुद नहीं जान, हमको नहीं पता चली। कब पता चला आपको एक्सीडेंट हो गया? दबे थे गाड़ी में। ये काफी मशक्कत के बाद आपको निकाला गया है। लगभग कितने देर के बाद निकले आप? 3 घंटा बाद। 3 घंटे बाद जी। अभी क्या कंडीशन है भैया, कहाँ चोट आई है आपको? हमारे यहाँ एक पैर डिस्टर्ब। हाँ, यहाँ पर इलाज के लिए कोई पहुँचा? कुछ नहीं हो रहा, एक बॉटल चढ़ा दिया, एक इंजेक्शन लगा दिया, दर्द कोई मतलब नहीं, कोई आराम नहीं लगा? कुछ आराम नहीं। डॉक्टर आए रात को देखे अभी? अरे अभी हम आए, सुबह आए जी। डॉक्टर आए, एक बॉटल चढ़ा दिए ना, फाइन। आराम नहीं लगा? कुछ आराम नहीं। कितने पैसेंजर रहे जब घटना हुई भैया? अब 25-30 आदमी थे। उनको चोट थोड़ी न लगी? C4 रायपुर से सूचना प्राप्त मिलने पर हम लोग तत्काल बसंतपुर के आगे लाटा गांव गए। वहां कलर से मिला, कलर ने बताया कि बस और ट्रक आपस में टकरा गए हैं। तो उस बस चालक फंसा हुआ था, 2 जने घायल था, बस चालक फंसा हुआ था। तत्काल वहां मौके पर उसको निकाल कर अस्पताल भेजा गया। कितने लोग घायल हैं भैया अभी? 2 घायल थे। कहाँ हैं इन लोग? CSC पेंड्रा छोड़ा गया। और पतंजलि योग समिति द्वारा जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया और सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि सदैव पर्यावरण की रक्षा करेंगे। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर पतंजलि योग समिति द्वारा जड़ी बूटी दिवस मनाया गया और हर साल की तरह वृक्षारोपण भी किया गया। भारत स्वाभिमान न्याय महिला पतंजलि ने वृद्ध आश्रम में वृक्षारोपण पर मित्रों के साथ जन्म दिवस मनाया। इस दौरान वृद्धों को मिष्ठान व फल वितरण कर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान पतंजलि के परिवार के सभी सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। आज हमारा भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति व पतंजलि चिकित्सालय अंबिकापुर के संयुक्त तत्वाधान में 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। उन्हीं के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और औषधीय पौधों का रोपण करते हैं, हम सभी प्रकार के औषधीय पौधों का। और आज वृद्धाश्रम में और सन्मार्ग अनाथ आश्रम में हम सभी लोगों ने मिलकर औषधीय पौधों का रोपण किया और वितरण भी किया और उनको जो भी मिष्ठान वितरण वगैरह करके जो है आयोजन हमने किया हर वर्ष की भांति। आचार्य जी के जन्म दिवस पर हम लोग इसलिए इसको घोर शोर और जोर शोर से प्रचार के रूप में मनाते हैं, चूँकि सोई हुई चीज़ को आचार्य जी ने फिर पुनर्जागरण किया है और इस पुनर्जागरण के अवसर पर आज हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर जड़ी बूटी के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सरगुजा नहीं, यह अल्प ज्ञान है हम लोगों के विषय में कि यहाँ औषधीय भंडार है। औषधीय भंडार यहाँ से भंडारक का वहाँ जाता है और हमको जहाँ तक अनुभव है, मैं यहाँ 14 वर्ष से चिकित्सा सेवा कर रहा हूँ। यहाँ काफ़ी मात्रा में आयुर्वेद का औषधि का सेवन किया जाता है। वर्तमान युग के कहना चाहिए कि धन्वंतरी
और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का आज 50वें जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है। उन्होंने कम से कम 40 से 50 हज़ार औषधीय पौधों का अनुसंधान किया, खोज किया और उसके गुणों को पूरे विश्व में प्रसारित किया, जिसका लाभ हम सब उठा रहे हैं। और हम सब उनके जो औषधीय गुणों का प्रचार प्रसार घर घर पौधे लगाकर, औषधीय पौधे लगाकर कर रहे हैं। गायत्री परिवार को याद अजीब सा लगा। आधार डेटा संग्रह कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनरों की आवश्यक बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बेमेतरा में किया गया। बेमेतरा जिले में निर्वाचन नामावली अधिप्रमाणन के तहत आधार डेटा संग्रह कार्यक्रम को लेकर जिले के मास्टर ट्रेनरों की आवश्यक बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ना, इसके अलावा मतदाता सूची से नाम सुधार सहित अन्य विषयों को लेकर यह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से आए हुए मास्टर ट्रेनर शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से तैयार करने के संबंध में और आधार डेटा संग्रह करने के संबंध में कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसका प्रशिक्षण निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। राज्य स्तर पर इसका प्रशिक्षण हो चुका है। उसी प्रशिक्षण की अगली कड़ी में जिला स्तर पर जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं और ब्लॉक स्तर के जो मास्टर ट्रेनर हैं उनका ये प्रशिक्षण सत्र रखा गया है। आपसे निवेदन करूँगा कि ट्रेनिंग के संदर्भ में भी वो आपको कुछ मार्गदर्शन देंगे, जो कि बहुमूल्य उनके सेवाकाल के अनुभव के हिसाब से खासकर चुनाव की। आरोग्यम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गुरुवार को एक और नया आयाम जुड़ गया, जब मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए सीटी स्कैनर मशीन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विशेष रूप से भिलाई स्टील प्लांट के ओए के सदस्य मौजूद रहे। दुर्ग राजनांदगांव के बाईपास रोड पर स्थित आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मरीजों को बेहतर सुविधा देने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सिटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ की है, जिसका विधिवत उद्घाटन गुरुवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के विशेष आतिथ्य में किया गया। अतिथियों ने फीता काटकर सिटी स्कैन सेंटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन राम दारुका ने कहा कि उनका हर संभव प्रयास रहेगा कि मरीजों को किडनी संबंधित रोगों का इलाज यहां हो सके, मरीजों को महानगरों के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर रुख न करना पड़े। डॉक्टर दारुका की माने तो अब हॉस्पिटल में किडनी सहित अन्य गंभीर रोगों के लिए सीटी स्कैन हो सकेगा। हमने ये हॉस्पिटल 4 महीने पहले ही स्टार्ट किया है और इस हॉस्पिटल को स्थापित करने का मेन उद्देश्य था, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में 10 साल मुझे प्रैक्टिस करते हो गया है। इस प्रैक्टिस में मैंने देखा कि किडनी के बहुत सारे पेशेंट हैं जो उचित ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण या तो वो काफ़ी बीमार हो गए हैं और उनकी लाइफ बहुत ही क्रिपल्ड हो गई है, बहुत ही ख़राब हो गई है, या नहीं तो वो लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी ना जी पाए, जिसे देख के मुझे काफ़ी ख़राब फील होता था। अच्छी जगह से पढ़ाई की हम लोगों ने, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ नहीं होता है। आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसी टीम चाहिए जो उन चीज़ों को मिलजुल के हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। तो जिस चीज़ को मैंने काफ़ी अभाव महसूस किया और जिसके लिए हम लोगों ने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया, ताकि हम अपने पेशेंटों को अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी, किडनी डिजीज़ के में दे सकें। लोकार्पण अवसर पर मौजूद अतिथियों ने हॉस्पिटल स्टाफ को मोटिवेट भी किया। डॉक्टरों सहित पैरामेडिकल स्टाफ ने संयुक्त प्रयास से मरीजों के स्वस्थ जीवन के लिए समर्पित रहने का संकल्प भी लिया। विशेष कार्यक्रम जहाँ आपने पहले तो मैं मंच पर हमारे जो आरोग्य टीम है, कोई बीएसपी की टीम है, आप सबको आरोग्य टीम से हमारे टीम के लीडर डॉक्टर नवीन राम दारुका जी, डॉक्टर आर.के. साहू जी, डॉक्टर एन.के. द्विवेदी जी, डॉक्टर तरुण नायक जी, यहाँ जस्टिस मुस्तफारक गोयल के मेरे पदाधिकारी, मेरे साथी श्री परविंदर सिंह जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।